हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल सिद्धि IAS PCS पे। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है BPSC मेंस प्रिपरेशन की दिशा में, तो उसी सीरीज में आज हम लोग जो कंटेंट देखने वाले हैं उसमें दो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखेंगे, WTO और UN। तो WTO में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, क्या डिस्प्यूट्स हैं, क्यों नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा है, इसी लाइन पे हम लोग UN पे भी बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला जो कंटेंट है आज का, WTO। तो WTO का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका फंक्शन ये जान लेते हैं। तो WTO की स्थापना जो है 1995 में हुई, और ये इसके पहले जो चीज़ चल रहा था वो था GATT, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये जो स्थापना की गई मराकीस एग्रीमेंट के तहत में की गई है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसको रेगुलेट करना, उनको एज पर दी रूल बेस्ड चला के रखना। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। टोटल इसमें 164 मेंबर्स हैं, और जो कंट्रोल है WTO का वो करीब 98% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड GDP पे इनका रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन क्या है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं उसमें उसको एडमिनिस्टर करने में इनका मुख्य योगदान होता है। ट्रेड नेगोशिएशन, दो कंट्री के बीच में अगर ट्रेड नेगोशिएट हो रहा है, क्या टर्म होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए एक फोरम की तरह काम करता है। कुछ ट्रेड डिस्प्यूट हो गया, कुछ विवाद हो गया ट्रेड से रिगार्डिंग, तो उसको सेटल करने में इनकी भूमिका होती है। फिर नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उनको रिव्यू करती हैं ये। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनके ट्रेड कैपेसिटी को बिल्ड करने में सहायता करती हैं, और बाकी अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में कॉपरेट करती हैं। तो मेनली ये 6 फंक्शन इनका है। अब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं WTO के, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या है कि अगर ये स्टेटस आप किसी कंट्री को दे देते हैं और उसके बेसिस पे उनको कुछ छूट दे दी जाती है कि आपके प्रोडक्ट पे हम लोग टैरिफ नहीं लगाएंगे, या फिर टैरिफ बहुत कम लगेगा, मिनिमम लगेगा, तो इस तरीके का अगर कोई भी हम लोग कंडीशन किसी एक कंट्री को प्रोवाइड करा देते हैं MFN के तहत में, MFN स्टेटस के तहत में, तो जितने भी हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं सभी को हमको ये MFN के अंतर्गत में जो सुविधा दी गई है सारे कंट्रीज़ को देना है। मतलब किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को कोई भी स्पेशल फेवर नहीं दिया जाएगा। ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा है आपका कि फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू ऑल प्रोडक्ट, वो आपका MFN के तहत में ही ये चीज़ आ जाता है। इसमें क्या है कि वहाँ पे कंट्री पे डिस्टिंक्शन नहीं था, यहाँ पे प्रोडक्ट पे ये चीज़ है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। मतलब आपके कंट्री में जो लोकल प्रोड्यूस सामान है और जो गुड आपके यहाँ पे इंपोर्ट होके आया है उसके बीच में आप कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों को सेम मार्केट एक्सेस देंगे। तीसरा है आपका रेसिप्रोसिटी। इसके हिसाब से क्या है कि आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ और जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कम करेंगे अपनी कंट्री में, उसके बेसिस पे जो सामने वाली कंट्री है वो भी रेसिप्रोकल बेसिस पे कुछ स्टेप्स लेगी सेम डायरेक्शन में, इंपोर्ट ड्यूटी और जो ट्रेड बैरियर्स है उसको कम करने की दिशा में। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है प्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब इस तरीके का ट्रेड इन्वायरमेंट हो जो कि पता हो कि क्या होने वाला है, किस तरीके का मुझसे ड्यूटी लगाया जाने वाला है, कितना टाइम लगेगा किसी चीज़ को शिप होने में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर ट्रांसपेरेंसी, इसको आप समझ में पारदर्शिता होना चाहिए। नेक्स्ट है इनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये बेसिक इनका प्रिंसिपल है। आगे बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ WTO पे। तो जो सबसे हायर लेवल पे जो अथॉरिटी है वो है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या है कि जो कंट्रीज इसमें मेंबर हैं उनके हेड जो है यहाँ पे जाते हैं, उनकी टीम जाती है, वो लोग यहाँ पे नेगोशिएट करते हैं, या जो भी मीटिंग करके जो भी डिस्कशन करेंगे उसी पे ये सारी बॉडी का फंक्शनिंग निर्भर करेगा। इसकी मीटिंग जो है हर 2 साल पे एटलीस्ट एक बार होना होता है। ये तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो गया। अब इसके तहत में और भी कुछ कुछ बॉडी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जनरल काउंसिल और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी तो वो समझ रहे हैं हम लोग कि किसी दो कंट्री के बीच में अगर विवाद हो जाए तो उसके लिए है।
उसको सेटल कराने के लिए, उसके लिए आर्बिट्रेशन और बाकी जो नेगोशिएशन वाली जो चीज़ें हैं वो सब उसके तहत में होता है। फिर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, जो भी कंट्री की ट्रेड पॉलिसी है उसको ये रिव्यू करने का इनका काम है। फिर जनरल काउंसिल जो है ये गवर्निंग में सबसे हाईएस्ट बॉडी माना जाएगा। इसके तहत में 3 एरियाज आ जाते हैं, गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल। ये जो हमारा फंक्शनिंग के लिए है वो डे टू डे फंक्शनिंग पे इनका फोकस होता है इन सारी बॉडीज़ का। फिर कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स रहे हैं इसके इंसेप्शन से ही। जैसे पहला जो है आपका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसके तहत में क्या है कि जो भी कंट्रीज अपने कंट्री में जो भी कंट्रीज अपने देश में फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं, जो भी स्टेप्स उनको लेते हैं, तो वो सारा उसी के ऊपर नेगोशिएशन को लेकर के ये चीज़ आया था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसके तहत में जो भी कंट्रीज जिस भी तरीके की सब्सिडीज़ देती हैं उन सारे सब्सिडीज़ को 3 टाइप में बांटा गया है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। तो जो ग्रीन बॉक्स होता है वैसे सब्सिडी जिससे कि ट्रेड को कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं मिल पड़ता है, ट्रेड पे कुछ भी डायरेक्ट उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपका रिसर्च में अगर कोई कंट्री खर्च कर रही है, डिजास्टर डिजीज कंट्रोल में कंट्रोल कर रही है, फूड सिक्योरिटी की डायरेक्शन में काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो इस तरीके का मेगा फूड पार्क, ये सब अगर कुछ बना रही है तो वो ग्रीन बॉक्स के तहत में आएगा। तो इस तरीके का जो भी सब्सिडी दिया जा रहा है किसी कंट्री के द्वारा, इसको इस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत में फुल्ली अलाउ किया गया है। इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी लेवल तक कंट्री सपोर्ट कर सकती है फार्मर्स को। सेकेंड है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स वैसे सब्सिडीज़ हैं जो कि ट्रेड डिस्टॉर्शन पैदा करेंगे, जो भी अनाज का ट्रेड होना है उस पर डिस्टॉर्शन पैदा करेंगी। तो इस पर एक लिमिट लगाया गया है कि मैक्सिमम जो है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज होंगी वो अपने एग्रीकल्चर जो सब्सिडी दे रही हैं उसका 5% मैक्सिमम उनको अलाउड है। और उसका भी लेवल जो है फिक्स है कि 1987 या 88 का टाइम पीरियड था, उस प्राइस लेवल पे आप 5% तक ये सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये लिमिट 10% का है। इसी बॉक्स के अंतर्गत में जो हम लोग एमएसपी पे हमारे कंट्री में प्रोक्योरमेंट होता है तो वो इसी के तहत में आता है। अब इसी पे विवाद भी होगा, उस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि इसी चीज़ का मेन मुद्दा है। तीसरा जो है आपका ब्लू बॉक्स है। ब्लू बॉक्स जो आपका टाइप है वो एम्बर बॉक्स टाइप का ही, लेकिन डायरेक्टली वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करता हुआ दिखता है, लेकिन उसका ट्रेड पे एक इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में जो फार्मर्स होते हैं उनको कंट्री वहाँ पे डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दे देती है। तो हमारे यहाँ पे भी जो अपना पीएम किसान योजना है उसके अंदर में जो सब्सिडी दी जा रही है 6,000 रुपये साल का, तो वो ब्लू बॉक्स के अंतर्गत में आएगा। उसका ये मतलब है कि आप डायरेक्टली उसको ये चीज़ कर रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक इनपुट में या फिर उसके प्रोक्योरमेंट की दिशा में कुछ भी वैसा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये ब्लू बॉक्स भी अलाउड है, इसमें भी कोई लिमिटेशन वाली बात नहीं है। तो जो भी इशू बना है एम्बर बॉक्स को ही लेके बना हुआ है, तो वो हम लोग जो इंडिया का केस देखेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो ट्रिप्स जो है वो जो आई और पी इसमें ट्रिप्स में है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी आदमी मान लीजिए कि कुछ अपनी जो उनकी रिक्रिएशनल शक्तियां हैं, रिक्रिएशनल जो इंटरेस्ट है उसकी मदद से कुछ अपना क्रिएट करते हैं। उस चीज़ को उन्होंने क्रिएट किया, अब उसको कोई रेप्लिकेट ना करे, उनका जो इनोवेशन है वो प्रोटेक्ट रहे, उन्हीं के नाम पे रहे, इसके लिए चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल कॉपीराइट होता है किसी चीज़ का, ट्रेडमार्क होता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जीआई टैग, पेटेंट्स, अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट, तो इस सारे टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। उसी चीज़ के लिए ये मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है ट्रिप्स एग्रीमेंट में। नेक्स्ट है आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये हम लोगों ने बातचीत किया था कि अगर कोई भी फैसिलिटी, अगर आप किसी कंट्री को कोई विशेष तरीके का रियायत देते हैं तो वो सभी कंट्रीज़ को आपको एक्सटेंड करना है।
नेक्स्ट आपका गैट्स है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो ये है आपका कि सर्विसेज में कोई भी ट्रेड आप करेंगे तो उसमें आपको नॉन डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी। इसी चीज़ को ये सपोर्ट करता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस कि आपका लोकल लेवल पे सर्विस दिया जा रहा है कि वो सर्विस हमारा फॉरेन कोई कंट्री दूर से प्रोवाइड करा रही है, तो इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लोकल और एक्सटर्नल के संदर्भ में। तीसरा है आपका ट्रिम्स। तो ये ट्रिम्स जो है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो जैसा नाम बोल रहा है कि किसी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके ऊपर कुछ भी किसी तरीके का क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शन लगाना, उसके अगेंस्ट में ये चीज़ है कि जो भी इन्वेस्टमेंट दूसरे कंट्री में हो रहा है, जैसे भारत मान लीजिए इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में कर रहा है, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो वो अपने हिसाब से उस चीज़ को कर सकता है। अब इसको गुड्स और इसके इन्वेस्टमेंट के साथ में भी, गुड्स और के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ में भी जोड़ा जाता है, लेकिन मेजर जो है चीज़ है वो इन्वेस्टमेंट ही है। अब इंडिया एंड WTO, ये चीज़ को हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डिस्प्यूट इंडिया के अगेंस्ट में देखने को मिले हैं। तो उसका कुछ कुछ एग्जाम्पल है। जैसे इंडिया ने जब इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर दिया था जो ICT गुड्स हैं उनके ऊपर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी गुड्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके अगेंस्ट में जापान और ताइवान ने डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल बनाने के लिए WTO में अपना रिक्वेस्ट डाला था। फिर कॉटन सब्सिडीज़ तो इंडिया में है, उसके लिए उसके अगेंस्ट में USA ने डाला था। फिर हॉट रोल्ड स्टील, इसके इंपोर्ट के उसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगाया था इंडिया ने, तो इस पे भी जापान WTO में गया। फिर जो MSP पे हम लोग व्हीट और राइस का प्रोक्योरमेंट करते हैं उसके अगेंस्ट में USA मार्केट में गया था। फिर जो हमारा जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, तो अभी इसमें से जवाहरलाल नेहरू ये ख़त्म हो गया है, सिर्फ नेशनल सोलर मिशन के तौर पे हम लोग चला रहे हैं इसको। तो उसमें जो है कंपल्सरली ये चीज़ किया गया था कि जो सोलर पैनल्स और जो भी हम लोग इक्विपमेंट इसमें यूज करेंगे उसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग प्राथमिकता देंगे। इस निर्णय के अगेंस्ट में USA ने WTO में फाइल किया कि ये जो है डिस्क्रिमिनेटरी है, हमारे पैनल को क्यों नहीं लोकल लेवल पे ट्रीट किया जा रहा है, उसको इक्वल फुटेज क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो वो भी अपना WTO में मुद्दा गया था। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर चैलेंज देखें तो एक चैलेंज आपका आ जाता है कि US बोलता है कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो $1000 से ज़्यादा हो गया है, तो इसको जो है एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजीम के तहत में जो फ़ायदा मिलता है वो फ़ायदा इसको उठाने की और दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाता है। फिर जो एम्बर बॉक्स के तहत में हम लोगों ने देखा कि हाँ, एम्बर बॉक्स के तहत में जो MSP पे हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं वो इसके अंतर्गत में आता है, और एम्बर बॉक्स पे बोला गया है लिमिटेशन होगा 5% डेवलप्ड कंट्री के लिए और 10% डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो इसमें भी जो लिमिट होना चाहिए, लिमिट से इंडिया नहीं भाग रहा, लेकिन जो प्राइस लेवल है उस एग्रीमेंट में बोल रहा है कि 1987 का जो लिमिट है वो, उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है, तो उसको एज ए लिमिट लगाना तो बिल्कुल ही सरासर नाजायज़ होगा। उसके साथ में क्या है कि हम लोग इस बेसिस पे भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि MSP पे जो हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं हम लोग खुद के जो पॉपुलेशन है उसको खिलाने के लिए कर रहे हैं, तो खुद के नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ ज़रूरी है। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा है। इसी के विवाद इतना बढ़ गया था कि बिल्कुल जो WTO का नेगोशिएशन है वो ब्रेक होने वाला था। तो इसी ब्रेक को रोकने के लिए पीस क्लाउज लाया गया। इस पीस क्लाउज के तहत में इंडिया को अलाउ किया गया कि आप अपना PDS प्रोग्राम के तहत में जो अनाज लोगों को देते हैं और MSP पे जो प्रोक्योरमेंट करते हैं आपको अलाउ किया जाता है, लेकिन जो डेवलप्ड मेंबर्स हैं वो इसका परमानेंट सॉल्यूशन की डायरेक्शन में वो बोलते हैं कि इसको किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसके तहत में ये चीज़ बोला गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो नए नए डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको जो है फेवरेबल कंडीशन दिया जाएगा हमारे कंट्री में अगर जो डेवलप्ड कंट्री में एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो। लेकिन बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री हैं जो कि इसके तहत में इंडिया और चाइना को फ़ायदा नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इंडिया चाइना दोनों इस कैटेगरी में आएगा ही नहीं।
तो उसको कुछ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, ऐसा डेवलप्ड कंट्री का अपना मानना है। अगला है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इश्यू। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मेडिसिन आता है, मेडिसिन का पेटेंट आता है, तो बहुत सारी मेडिकल कंपनीज ऐसी हैं कि उन्होंने जब देखा कि उनका पेटेंट एक्सपायर हो रहा था, दवाई बनाने का इकलौता अधिकार जो है उनका, वो चीज़ ख़त्म हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि उसके जो कॉम्बिनेशन है, किस किस दवाई को मिला के वो बना रहे थे, तो उसमें माइनर चेंज कर दिया और उसको उसके लिए फिर से पेटेंट फाइल कर दिया। तो ये होता है एवरग्रीनिंग। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए इंडिया में ये केस चला था, नवरात्रिस करके आप केस अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस केस के तहत में ये चीज़ बोला गया था कि अगर जो है इस तरीके का चीज़ आता है जिसमें एवरग्रीनिंग का प्रयास किया गया है, और दूसरा ये चीज़ है कि उस दवाई का लाइसेंसिंग हम लोग दूसरे को दे के अगर पूरे दुनिया का भलाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कंपलसरी लाइसेंसिंग अलाउ किया जाएगा। स्पेशली इस केस में कि जानबूझ के मान लीजिए प्रोडक्शन कोई कंपनी कम रख रही है ताकि उसका दाम जो है बना रहे ऊपर लेवल पे, सप्लाई डिमांड वाली बात है, तो प्राइस जो है आर्टिफिशियली ऊपर रखने के लिए भी कंपनीज अपना प्रोडक्शन कम रख रही थी। तो ऐसा अगर सिचुएशन बनता है तो उस कंडीशन में कंपलसरली दूसरे कंपनीज को जेनरिक दवाई बनाने के लिए, जो जेनरिक मेडिसिन होता है वो बनाने के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग नहीं दिया जाना चाहिए, और साथ में वो ट्रिप्स में नहीं मान रहे हैं, ट्रिप्स प्लस के बात कर रहे हैं कि उससे आगे में भी और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जो भी इनोवेशन होते हैं, जो भी पेटेंट होते हैं उनके तहत में। तो ये बात हम लोग समझ गए। अब इसमें जो जो कुछ कुछ चैलेंजेज हैं वो देख लेते हैं कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच का जो डिसएग्रीमेंट है वो हम लोगों ने दोहा राउंड में भी देखा है, उस चीज़ को कंटिन्यू वो चल ही रहा था। फिर 164 मेंबर्स हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है और ये कंसेंसस वाला ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस हर लेवल पे कंसेंसस बना पाना वो जो है एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। नेक्स्ट क्या है कि इसको बहुत सारे जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारे RCEP हो गया, फिर आपका TPP हो गया, तो ये इस तरीके का जो भी नेगोशिएशन चल रहा है उससे WTO को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। वो रीजनल लेवल पे चीज़ें हो जा रही हैं, तो ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा वो कंट्रीज उम्मीद नहीं करती हैं कि हमारा ग्लोबल लेवल पे ये चीज़ लागू हो। फिर कोविड-19 की वजह से भी ट्रेड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, तो उसने भी WTO की इफेक्टिव फंक्शनिंग को प्रभावित किया है। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो डेफिनीशन है उसको चेंज करने का डिमांड किया गया है। बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बोलते हैं इंडिया और चाइना को डेवलपिंग मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, काफ़ी उनकी इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो उनको डेवलपिंग क्यों माना जाए। फिर 6th पॉइंट है कि जो WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, तो इससे जो इंटरनेशनल ट्रेड में डिस्प्यूट्स है वो कंटिन्यू चलता आ रहा है। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं कि US चाइना ट्रेड वार एंड डोरमेंट पोजीशन ऑफ WTO। ये हम लोगों ने देखा कि ट्रेड वार का सिचुएशन बना हुआ है और उसमें जो है WTO कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले नहीं कर पाया। अगला है आपका कि जो एपलेट बॉडी है जहाँ पे कि आप अपील करेंगे, जैसे मान लीजिए आप ट्रेड नेगोशिएशन या आपके खिलाफ में कुछ केस हुआ, उसमें आपके फेवर में नहीं आई चीज़ें, तो आप जब अपील करते हैं तो आप एपलेट बॉडी में जाते हैं। वो एपलेट बॉडी आपका WTO के अंदर ही काम करता है। ये बॉडी का ऑपरेशन जो है दिसंबर 2019 से ही सस्पेंड है, क्योंकि US ने उस बॉडी में जो लोग अपॉइंट होंगे उनके अपॉइंटमेंट को ही ब्लॉक कर दिया था। और इसकी वजह से हुआ क्या कि जो मिनिमम कोरम चाहिए, कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना मेंबर होना चाहिए एजुकेटर के तौर पे, वो नंबर ही नहीं पहुंच पा रहा है जितना कि, इसकी वजह से क्या हो गया कि हमारा एपलेट बॉडीज वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। नेक्स्ट है आपका नॉट प्रोपोर्शनल चेंज विद इन WTO एज पर द चेंजिंग ग्लोबल
ट्रेड लैंडस्केप। जिस तरीके से दुनिया में बदलाव आया है उसी प्रोपोर्शन में डब्ल्यूटीओ में बदलाव नहीं आया है। फिर कुछ कुछ जो पॉलिसीज हैं, जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इस पे अभी भी विवाद चल रहा है, उस विवाद को हम लोगों ने ऊपर ही देखा है। फिर प्रोटेक्शनिज्म का चीज़ वो भी देखने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे हर कंट्री चाह रही है कि हम लोग खुद से बाहर का कुछ भी एक्सेस ना दें। तो ये जो है, चूँकि डब्ल्यूटीओ सपोर्ट करता है लिबरलाइजेशन, कि सारे कंट्री लिबरल हों, उसके हिसाब से ट्रेड को अलाउ करें। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन हो गई उल्टी, हर कंट्री जो है अपना प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, तो प्रोटेक्शनिज्म पे फोकस ज़्यादा है। तो ये जो है डब्ल्यूटीओ की क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल खड़ा कर रहा है। तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यूएन में। तो यूएन जो है आपका, हम लोग पहले थोड़ा बहुत बेसिक जान लेते हैं कि एक ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी की स्थापना हुई 1945 में। टोटल 193 मेंबर्स इसके तहत में है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। स्थापना हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि फ्यूचर में जो है इस तरीके का वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन ना बने। और जो पहले ऑर्गेनाइजेशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फिर लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, और वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया यूएन। अब इसका उद्देश्य देखें तो उद्देश्य क्या है कि दुनिया में शांति रहे, जो फ्रेंडली रिलेशन एमॉन्ग नेशन वो बना रहे, साथ में कंट्री मिल के काम करें, जिससे कि जो गरीब हैं, जो ह्यूमन राइट्स है, इलिटरेसी है, डिजीज है, इस सारे चीज़ों पे काम किया जा सके, और बाकी सारे कंट्रीज़ के बीच में हारमोनी हो, सद्भाव हो, तो जिससे कि ये सारे जो गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकें। अब बात करते हैं हम लोग यूएन ऑर्गन्स पे। तो यूएन ऑर्गन हम लोग देखें तो मेन जो आपका जनरल असेंबली है, जिसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मेन डेलिब्रेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। इसके अलावा फिर आ जाता है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल में आपका मेन जो P5 है, परमानेंट 5, उसके अलावा 10 मेंबर जो हैं 2-2 साल के लिए यहाँ पे चुने जाते हैं रोटेशन बेसिस पे। फिर आपका यूएन सेक्रेटेरिएट है जो आपका डे टू डे फंक्शनिंग को करता है। फिर ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि इसका जुडिशियल ऑर्गन है। फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल, मान लीजिए कोई ऐसा टेरिटरी है जो किसी भी कंट्री के अंतर्गत में नहीं आ रहा है, तो उसको गवर्न करने के लिए यूएन जो है अपना ट्रस्टीशिप काउंसिल के तहत में ये चीज़ आएगा। फिर ECOSOC, ये जो है इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के डायरेक्शन में अपना पॉलिसी डायलॉग, पॉलिसी रिव्यू और उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस देती हैं। ये मोस्टली इस नेचर का है कि जो भी इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो चीज़ें हैं उस डायरेक्शन में इनका सजेशन रहता है, और उसी डायरेक्शन में पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, देशों के बीच में अपना आपसी जो रिलेशन है उसको सपोर्ट करने में इनका मुख्य योगदान रहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ कुछ और भी फंड्स एंड प्रोग्राम्स इनके द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे यूनिसेफ है। तो ये मेनली आपका चिल्ड्रन और वुमेन के लिए काम करती हैं। इसमें इनको जो मेनली कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट और प्राइवेट डोनर्स की मदद से मिलता है पैसा, और उसी से ये अपना संस्था चलाती हैं। फिर UNFPA है, जिसका कि मेनली यह काम आपका पॉपुलेशन हेल्थ रिलेटेड, उसी पे इनका काम सारा कुछ चलता है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो UNDP है। ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को सपोर्ट करती हैं। इसी के तहत में आपका यूएन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, फिर 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको जो है मॉनिटर करने का, उसको सारी चीज़ चलाने का, तो वो जिम्मेदारी UNDP के तहत में आती है। फिर आ जाता है आपका UNEP। UNEP क्या है कि जो भी इन्वायरमेंटल दिशा में काम हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, उसका रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे UNEP से रहता है। जैसे इन्होंने ही IPCC की स्थापना जो है 1988 में की थी। IPCC आपका इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इसका मेन वही काम था कि इस दिशा में जो आप रिसर्च करेंगे IPCC कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज पे, और इन्होंने ही वो जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो पृथ्वी गर्म हो जाएगी, वो वाला आंकड़ा IPCC का ही दिया हुआ है। तो ये दिखाता है कि
यूएनईपी कितना इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। फिर आगे आ जाता है हम लोग यूएन हैबिटेट। जैसा कि नाम बता रहा है कि ये जो है, जो ह्यूमन सेटलमेंट है, जो भी आदमी ने रहने के लिए अपना घर वर बनाया है, उसका सस्टेनेबल हो, पूरे तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, तो उस डायरेक्शन में ये सपोर्ट करती हैं। फिर WFP है, ये क्या है कि जहाँ से भी फूड क्राइसिस वाला सिचुएशन बनता है वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत में उन सारी जगह पे फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में अपना काम करता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। तो ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, इनका पर्टिकुलर काम है। तो जैसे FAO हो गया आपका, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ILO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, ITU है, WHO है, UNODC है, UNIDO है, UNHCR है। ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मैंने यहाँ पे इस वजह से लिख लिया है कि ये सारे एंगल्स पे अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएन जो है इतने सालों में बहुत ही इफ़ेक्टिव नहीं काम किया है, तो सिर्फ यूएन के बात पे आप लोग सीमित ना रहें, ये सारे उसके जो बॉडीज़ हैं इनका आप लोग कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं कि ये जो है पूरे तरीके से काम नहीं किया है। फॉर एग्जांपल WHO आपका कोरोना के दौरान में, फिर आपका UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, तो ये आपका ड्रग ट्रैफिकिंग कितने लेवल पे चल रहा है। फिर रेफ्यूजी क्राइसिस, UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, इस कमिश्नर के रहने के बाद भी बहुत ज़्यादा रेफ्यूजी क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये हम लोग को दिखता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग UN के इफ़ेक्टिवनेस को जज करने में इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि UN जो है सारा कुछ हम लोग देख लिए, बट स्टिल जो है UN में काफ़ी ज़्यादा लूपहोल चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिला है। जैसे पहला चैलेंज हम लोग देखते हैं कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, TBT, ये सब साइन हो गया, ये सब मतलब अभी भी ट्रीटी आ गया है, पूरे तरीके से अप्लाई नहीं हुआ है, बट स्टिल इन सारे निगोसिएशन के बाद भी बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप की है। इसमें नॉर्थ कोरिया, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारी आते हैं। तो ये दिखाता है क्या कि UN के तहत में नेगोशिएशन उसका चल रहा था कि न्यूक्लियर जो आर्मामेंट्स हैं उसका प्रोलिफरेशन नहीं होने देना है, बट स्टिल ये थोड़ा सा नॉन इफेक्टिवनेस इसको दिखाता है। इस पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे कि बाद में लिखना है, क्योंकि इंडिया भी इसमें शामिल है, तो ये सारे पॉइंट्स को ज़्यादा यही कोशिश करना है कि आप थोड़ा नीचे रखेंगे। यहाँ पे ऊपर आ गया है, बट स्टिल इसको ध्यान रखना है कि ऊपर ये चीज़ ना लिखा है। सेकेंड पॉइंट है कि जो UN का वीटो पावर है, इसकी वजह से जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से प्रभावित होता है। कि जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पे किसी कंट्री ने अगर वीटो पावर लगा दिया, तो अब उसमें ICJ फिर अब कैसे काम करेगा, उस पर वीटो लग चुका है। नेक्स्ट है कि UNSC जो है बहुत हद तक जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने में कई मौक़ों पर फेल हुआ है। जिसका कि एक उदाहरण आपका गाजा स्ट्रिप वाला हो गया। तो गाजा स्ट्रिप आपका इजराइल और पैलेस्टीन के आसपास का एरिया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले देखने में आए हैं, लेकिन इसमें जो ह्यूमन राइट्स वायलेटर जिसको कि एलेज किया जाता है कि उनके द्वारा ह्यूमन राइट का वायलेशन किया गया है, उस कंट्री को बचा लिया जाता है US के द्वारा। US उसमें वीटो अपना यूज कर देता है, तो इसमें कुछ हो नहीं पाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग नॉन इफेक्टिवनेस का पॉइंट देखें कि बहुत सारे टाइमली रेजोल्यूशन नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से भी डिले हुआ है। जैसे अरब स्प्रिंग में बहुत सारे डेथ्स हुए थे, अब टाइमली अगर इंटरवेंशन होता तो बहुत सारे डेथ्स को रोका जा सकता था। फिर ICJ है, वो जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व कर पाने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं रहा है। फिर अगर मान लीजिए ICJ ने कोई जजमेंट दे दिया तो उसको इन्फोर्स करवाना है, कैसे इन्फोर्स कराना है, तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म है नहीं। नेक्स्ट क्या है कि सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन है नहीं, और जिनका है भी वो तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है हर कॉन्टिनेंट से। बहुत सारे जो चेंज सिचुएशन में, चेंज इकोनॉमिक सिचुएशन में जो बदलाव आया है दुनिया में, उसको अकोमोडेट नहीं किया गया। जैसे इंडिया, ब्राज़ील, बड़े बड़े कंट्री हैं, इनके पास वीटो पावर नहीं है।
कोई परमानेंट आर्म फोर्स नहीं है बॉडी के पास, और ये जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के डोनेशन पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है ये संस्था। तो ये सारे जो चैलेंजेज हैं, इसको देखते हुए यूएन रिफॉर्म्स की बात की गई है, और जो डिमांड है वो मेनली 4 मुद्दों पे है कि एक तो वीटो का क्वेश्चन, दूसरा रीजनल रिप्रेजेंटेशन, तीसरा कि मेंबरशिप किस प्रकार के हों। तो मेंबरशिप किस प्रकार के हों, जैसे कि जो परमानेंट हैं, एक P5 है परमानेंट मेंबर, एक नॉन परमानेंट। इसमें कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि सेमी परमानेंट मेंबर्स वो इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। फिर क्या है कि जो हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल बनाएंगे, उसमें ज़्यादा मेंबर्स आएंगे, तो उसका कितना साइज होना चाहिए, उसका क्या वर्किंग मेथड रहेगा। तो ये सारे 4 मुद्दे हैं जिस पे कि बातचीत होती है। अब ये क्यों है आवश्यकता रिफॉर्म करने की? क्योंकि अगर हमको इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, तो उस चीज़ के लिए अपने को चाहिए कि रिफॉर्म हो ग्लोबल लेवल पे। फिर डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपहोल्ड करने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसमें सभी लोगों का शामिल होना इसके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे जो नए थ्रेट्स हैं उसको टैकल करने के लिए रिफॉर्म ज़रूरी हैं, जो भी जैसे पैंडेमिक या प्रोटेक्शनिज्म जैसे कुछ जो इश्यूज हैं। फिर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन उस हिसाब से बदल रहा है, तो सभी को अकोमोडेट करना ज़रूरी है। और ये जो रिफॉर्म्स हैं ये लॉन्ग ओवरड्यू हैं, जब से बना है तब से कोई सुधार इसमें हुआ नहीं है। तो वो जो बदलता हुआ समय है उसकी मांग को कभी भी शामिल इसमें नहीं हो पाया है ये चीज़। फिर क्या है, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी, कि धीरे धीरे अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इस जो संस्था है इसको लेजिटिमेट नहीं माना जाएगा, लोग उसके पास आएंगे नहीं विवाद सुलझाने। तो इससे क्या है कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम है, लड़ाई सिचुएशन, वो और बढ़ता चला जाएगा। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डिवाइड, जो कंट्रीज़ के बीच में इश्यूज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको जनरली नॉर्थ मांगते हैं, बाकी जो डेवलपिंग है उसको साउथ कैटेगरी में मानते हैं। तो ये उसके बाद फिर ईस्ट वेस्ट वाला, ईस्ट में आपका मेनली जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, रसिया चाइना, उनको देखते हैं। वेस्ट में जनरली जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं वो इसके तहत में आते हैं, यूरोप हो गया, यूएसए हो गया। अदर थिंग कि जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनके बीच में ही राइवलरी है, बहुत सारे मुद्दों पे चाइना वीटो कर देता है, बहुत सारे मुद्दों पे आपका रसिया पीछे चला जाता है, कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें यूएस एक साइड हो जाता है। वीटो पावर का मिसयूज ये भी कई जगह पे देखा गया है। फॉर एग्जांपल आपका चाइना जो है, इंडिया जब भी रेजोल्यूशन उस तरीके का कुछ भी लाता है कि को एज ए टेररिस्ट डिजिग्नेट किया जाए, तो उसमें वो वीटो लगा देता है। हर जगह का रिप्रेजेंटेशन वो नहीं है, हर कॉन्टिनेंट का। अफ्रीका का कोई भी आदमी है नहीं यहाँ पे P5 में। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को अगर रिवाइव करना है तब इसमें सुधार की आवश्यकता है। अब हम लोग देखते हैं इंडिया एंड यूएन। इंडिया जो है 1944 में एज ए फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे ज्वाइन किया है। अब कंट्रीब्यूशन देखें तो हमारा जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उसमें हम लोगों ने 1948 से अभी तक लगभग 2.5 लाख इंडियंस ने यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सर्व किया है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में ही हम लोगों ने ऑल वुमेन कंटिजेंट इनको दिया था, लाइबेरिया में जो यूएन पीस कीपिंग मिशन चल रहा था वहाँ पे। फिर साउथ सूडान में जो इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स में काम किया था उसके लिए यूएन मेडल भी दिया गया था जो भारतीय सैनिक थे उनको। अब इंडिया जो है यूएन रिफॉर्म्स चाहता है, ऐसा क्यों? मतलब ये चीज़ तो हम लोगों ने देख लिया कि क्यों चाहता है, तो वो ऊपर का पॉइंट है। अब कैसे आगे बढ़ रहा है इस सारे रिफॉर्म्स को करवाने के लिए? तो इंडिया ने मेंबरशिप बनाया है G4। एक इशू है ये कि G4 के तहत में आगे बढ़ रहा है इंडिया। उसके अलावा और भी कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो इंडिया ने लिए हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले इस वाले चीज़ को हम लोग देखते हैं G4 का। तो G4 जो ग्रुपिंग है इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान एंड इंडिया। ये परमानेंट सीट के लिए अपना पेश किए हैं दावा। लेकिन इसमें कुछ कुछ रोड ब्लॉक हैं परमानेंट मेंबरशिप की दिशा में, जैसे अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लीजिए कि अगर G4 का बिड एक्सेप्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा इंडिया, जापान और चाइना 3 कंट्रीज हो जाएंगी सिंगल कॉन्टिनेंट एशिया से। वहीं देखा जाए तो आपका जो नॉर्थ अमेरिका होगा वहाँ पे आपको यूएसए वाला बचेगा। जो साउथ अमेरिका है, अगर G4 में ब्राज़ील का भी मान लिया जाता है तो वहाँ पे सिर्फ पूरे कॉन्टिनेंट में एक ही कंट्री होगी। अफ्रीका से तो एक भी नेशन नहीं होगा। तो ये अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है।
सेकंड है कॉफ़ी क्लब। जैसे ही G4 बनाया गया तो एक उसके अपोजिशन में कॉफ़ी क्लब बनाया गया, उसमें 40 कंट्रीज़ हैं। उसका मेनली काम ये है कि G4 के जो बिड दिया जा रहा है उसके अपोज में है वो। जैसे जो जर्मनी है G4 में, तो इसके बिड को अपोज कर रही है इटली और स्पेन। ब्राज़ील के बिड को अपोज कर रहा है यहाँ पे अर्जेंटीना। साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया वो जापान के बिड के अगेंस्ट में है। पाकिस्तान, टर्की, ये सारी कंट्रीज़ इंडिया के बिड के अगेंस्ट में हैं। तो ये आपको चैलेंज के तौर पे दिख गया। फिर चाइना जो है इंडिया के एफर्ट को किसी तरीके से वो पीछे ढकेलना चाह रहा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई आदमी नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, ये चीज़ हो गया। कुछ क्रिटिक लोग बोलते हैं कि इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया है, कम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी भी साइन नहीं कर रहा है, तो इसको नहीं दिया जाना चाहिए जगह। फिर एक ग्राउंड ये बोला जाता है कि चूँकि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ ही नहीं है ये कंट्री, क्योंकि ये दिखता क्या है कि हम लोग को मैक्सिमम जो वेपन है बाहर से इंपोर्ट करना होता है, यूएस रसिया से, तो इस कंडीशन में इनको अभी वो डिजर्व नहीं करता है इंडिया, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। यही सारा कुछ कुछ ग्राउंड, जैसे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उस पर पुअर रैंकिंग होती है, तो उसके बेसिस पे भी बोला जाता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट ही पूरे तरीके से नहीं हो पाया है, लोगों का विकास ही नहीं हो पाया है, तो ये डिजर्व नहीं करते हैं P5 में आने का। ये भी एलिगेशन लगाया जाता है इंडिया के ऊपर। अब इंडिया क्या क्या स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो कर रहा है, एक तो आपका G4 वाला हो गया। अब उसके साथ में इंडिया जो है ये टारगेट कर रहा है कि जो यूएन जनरल असेंबली है, जिसमें कि सारे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे मैक्सिमम सपोर्ट हमको मिले, और जो यूएनएससी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वो मिनिमम हो। इसके लिए जो यूएनएससी में मेंबर्स हैं उनसे इंडिविजुअली भी इंडिया जा करके सपोर्ट के लिए डिस्कस किया है, रसिया के साथ में, फ्रांस के साथ में, चाइना के साथ में, यूएस के साथ में, तो इनके साथ में डिस्कशन चला है। तो ये मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है आपका कि जो ग्लोबल साउथ फोरम्स हैं, जैसे कि G77 नाम, तो इसमें इंडिया का लीडरशिप रोल रहा है। तो इतने कंट्रीज़ का सपोर्ट ये इंडिया यहाँ से हासिल करने में अपना मानता है कि हमको लोग को मिल जाएगा। फिर जितने भी P5 मेंबर्स हैं उनके साथ में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, ताकि उनका सपोर्ट मिल जाए। फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमेशा रखा है इंडिया कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, ये हम लोग का सपोर्ट, हम लोग इस आइडिया को हमेशा से करते आए हैं। फिर इंडिया डिप्लोमेटिक टाइज को बहुत ही कम्प्लेक्स सिचुएशन में बैलेंस करने में सक्षम रहा, ताकि कोई स्पेसिफिक अपोजिशन किसी कंट्री के साइड से ना हो हमारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के बिड के लिए। इंडिया ने एक जो ग्रुपिंग है फ्रेंड्स ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, वो भी ज्वाइन किया गया है। और ये जो ग्रुपिंग है ये मेनली इसी पर्पस के लिए बनाया गया है, ताकि जो काउंसिल रिफॉर्म्स है उसके निगोसिएशन प्रोसेस को एक्सेलरेट किया जा सके, उसको उसमें तेज़ी लाई जा सके। तो इसमें यही सारी बातें थीं। ये इस तरीके से हम लोगों ने यूएन और WTO दोनों ही देख लिया है। इससे जो संबंधित सवाल है उसको हम लोग देखते हैं कि इन ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन arise due to pandemic and other regions, find the role of WTO in bettering the situation. Also write challenges which is being faced by WTO in achieving the core target of the institution. तो ये क्वेश्चन अगर हम लोग एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि वर्तमान में जो आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है, जिसके लिए पैंडेमिक और भी कई कारण रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो स्थिति है उसको सुधारने में WTO की भूमिका पे आप चर्चा कीजिए। उसके अलावा जो एक्चुअल टारगेट है WTO का, जो मुख्य उद्देश्य है WTO का, उसको प्राप्त करने में क्या क्या चुनौतियां WTO के द्वारा फेस किया जा रहा है उसको लिखें। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया WTO के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यूएन के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज रियली यूएन लूजिंग द फुटप्रिंट ड्यू टू चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो? ऑल्सो सजेस्ट recommendations which will help the institution to assure its longevity.
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नीडेड नहीं था। तो ये क्वेश्चन है कि क्या आप मानते हैं कि यूएन जो है बदलते दुनिया के परिस्थिति में अपने पैर धीरे धीरे खींच रही है, उनके उनके पैर कमज़ोर हो रहे हैं, प्लस साथ में इस इंस्टीट्यूशन की जो आयु है वो और आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या से स्टेप्स किए जा सकते हैं, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उन सारे रिकमेंडेशन को आप सजेस्ट करें। तो ये 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इन दोनों टॉपिक पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप इसको आंसर लिख के पोस्ट कर सकते हैं। आपको इवैल्यूएशन भी दिया जाता है इन सारे क्वेश्चंस पे। और अगर आपको पीपीटी भी डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप जाके इस पीपीटी को डाउनलोड कर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चैनल कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में और भी काफ़ी अच्छे सारे कंटेंट इसी डायरेक्शन में आएंगे। तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।